हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, आपकी कॉल्स आती हैं और हस्ब मामूल वही है। कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से हमारे पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। जाने ताहा मलकुल मौत को इल्जाम न दे, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा। रमजान का चांद हूँ, वक्त से 2 दिन पहले देख लेना कि पेशावर में नजर आऊंगा। एक दिन पहले वैसे नजर आया, वाह मैं पेशावर को बदनाम न करें, लेकिन शेर अच्छा है। बहरहाल आपने जोड़ा। फवाद चौधरी साहब जो हैं वजीर साइंस टेक्नोलॉजी, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये जो एहसास प्रोग्राम हुकूमत चला रही है, इसके तहत जो 53 लाख खानदानों में 69 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं, क्या ये वफाकी हुकूमत बता सकती है कि किस सूबे में कितने पैसे तकसीम किए गए हैं? और दूसरा वुसत साहब की एक सवाल मालूम करना है मैंने कि पीटीवी में किन इस्लाहात की जरूरत है? सर आप ही बताएं। एहसास प्रोग्राम का वो मेरे ख्याल में जो प्रोविंशियल ब्रेकअप है वो उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, दिया है। वो देते हैं। बहरहाल हम चेक करके मंडे को आपको बता भी देंगे। सर पीटीवी में जी सरकारी चैनल है, उसमें इस्लाहात की ज़रूरत नहीं। चले, अच्छा ये तो सरकारी जवाब आ गया है। हाँ। और अगले कॉलर है हमारे इसाक बुखारी साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी वालेकुम बुखारी साहब। जनाब क्या हाल है? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र सर। रमजान मुबारक का चांद मुबारक हो आपको भी भाई। और दुआ फरमाए अल्लाह पाक इस रमजान की बरकत से आलम इस्लाम से, बल्कि पूरी दुनिया से इस वबा को अल्लाह पाक टाल दे, रहम फरमाए। आमीन। एक गुजारिश करना चाहूँगा, पूरी गुजारिश इन हम से सुनेंगे। हिज़्ब इख्तलाफ या हिज़्ब इक़्तिदार की आपस की लड़ाई का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा यकजहती की ज़रूरत है। बेशक हिज़्ब इक़्तिदार के ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जितनी कोशिशें कर रहे हैं उसके साथ साथ वो इज्तिमाई अपने दुआ का भी एहतमाम करें और अल्लाह ताला से तलाफी की दुआ करें, अल्लाह के पाक माफ़ फरमा दे। बजाय इसके कि वज़राए कराम जो है वो अपोजिशन के ऊपर और अपोजिशन उनके ऊपर पत्थर फेंके। आप यकीन करें बड़ी तकलीफ होती है, ज़हनी अजियत होती है कि हम किस हालात पर पहुँच गए। इनको लड़ाई से फुर्सत नहीं है, तो जिनको लड़ाई से फुर्सत नहीं है वो कौम का ख्याल नहीं कर रहे। ठीक, सही कह रहे हैं। नहीं बहुत बहुत और ये बहुत तासुर लोगों में है कि यार मतलब ये वक्त जो है ना एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी से बेहतर है कि आप जो अभी इसाक साहब ने कहा है वो बहुत लोग यही सोच रहे हैं और बल्कि कह भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत एक खूबसूरती से अंदाज किया है। इमरान बलोच हैं पंजगोर। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं? जी सर मैं 2 बातों पे बात करना चाहता हूँ। जी जरूर। जी एक तो कोरोना वायरस पर और दूसरे पंजगुर बॉर्डर पर। जी जी सर एक तो यहाँ हमारे कोई टेस्टिंग की सहूलत नहीं है कोरोना वायरस की, और दूसरी बात यह है कि ईरान का बॉर्डर खुला है, अभी भी वो ईरान का डीजल स्मगलिंग होकर पंजगुर पहुंच रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ इतनी गाड़ियों का सर रश है। ठीक है, मतलब ये जाहिर है अनफ्रीक्वेंटेड रूट और वहाँ स्मगलिंग, लेकिन अनफ्रीक्वेंटेड भी है और सबको पता भी है। हाँ यही सारा मसला है ना। वो ऑर्डिनेंस जो आया है स्मगलिंग वाला वो नहीं, अब वो स्मगलिंग के लिए आप एसओपी नहीं बना सकते ना। मसला अहम बात ये कि टेस्टिंग की सहूलत नहीं है। अब पंजगुर से लोग कोयटा तो नहीं बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर से हमारे साथ साहब हैं, क्या नाम है? जी हेलो जावेद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो वसतुल्लाह साहब, मैं आप लोगों का प्रोग्राम, माय नेम इज जावेद वहीद खान। जी जी। लाहौर से मैं गुज़िश्ता 4 तकरीबन जुमों से आपको फ़ोन मिला रहा हूँ। ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लाइन इतनी बिजी होती थी कि बात ना हो सकी। मेरी 3-4 तजावीज़ थी जो कि मैं चाह रहा था 3-4 हफ्ते पहले देना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना मिली कॉल। अब मैंने खैर बहरहाल शुक्र अल्लाह का मिल गई जी। मेरी कुछ तजावीज़ थी जो इंतहाई कंस्ट्रक्टिव थी। इसमें राशन की जो तकसीम और राशन से मुताल्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, बेशुमार लोग हैं जो डिजर्विंग हैं, जिनको सामान नहीं पहुंच पा रहा, और बेशुमार लोग हैं जो मुखैर हजरात हैं जो कि राशन देना चाहते हैं और इन हालात में जो है, प्लस ये कि जो रमजान मुबारक का। तो मेरी गुजारिश ये थी कि फौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर, डिव हेडक्वार्टर, कोर हेडक्वार्टर
पूरे मुल्क में हर जगह है। और मैंने ये खुद देखा कि जब जलजिला आया, सैलाब आया, ये जो भी ऐसी कोई आफत इस मुल्क में आई, लोगों ने इन इदारों पे ट्रस्ट किया और वहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स में वो सामान जमा कराया बल्क क्वांटिटी में। अच्छा, फौज ने फिर ये किया कि उस बल्क क्वांटिटी को छोटे हिस्सों में तकसीम करके, फॉर एग्जांपल राइस की बैग है वो 50 किलो का, उसको तकसीम करके और उसकी निस्बत से तमाम पैकेट्स बना के दूर दराज के तमाम इलाकों में उन्होंने खुद वो पहुंचा दिया। उसमें यह है कि एक तो जायज लोगों तक पहुंच गया, दूसरे हर आदमी तक अप्रोच हो गई, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी पाकिस्तान के रह रहा था। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आपके इस टीवी रेफरेंस से ये गवर्नमेंट तक ये खबर पहुंचे और वो फौज के किसी इदारे के साथ इसमें कोऑर्डिनेशन करें, जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट काम कर रही है, उसमें अगर ये जितने भी शहर हैं इनमें ब्रिगेड हेडक्वार्टर डिवीजन सब जगहों मुखैर हजरात से अपील की जाए, आप अपना सामान यहाँ जमा करा दें पैसों की सूरत में, और दूसरी जो भी चीजें हैं आप देना चाहें तो वो बड़े आसानी से तकसीम हो जाएगी। ठीक है सर जी। हेलो जी। पिछले हफ्ते कराची के हालात देखे, खवातीन यूटिलिटी स्टोर पे खड़ी हैं, धक्के खा रही हैं, वो कह रही हैं 4 घंटे से खड़े हैं, सुबह से आए हुए हैं, पता नहीं कब बारी आएगी। इसके लिए मेरी गुजारिश है, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम कुछ और यूटिलिटी स्टोर खोलने जा रहे हैं। जाहिर बात है उसके लिए बिल्डिंग चाहिए, कोई इमारत, दुकान। मेरी तजवीज है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस इस वक्त बंद हैं वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। जाहिर बिल्डिंग खरीदेंगे, दुकान खरीदेंगे, किराए पे लेंगे, बिल्डिंग तैयार करनी पड़ेगी। उन जगहों पे ये तमाम यूटिलिटी स्टोर जो गवर्नमेंट खोलना चाह रही थी या है, उन जगहों को इस्तेमाल में ले ले। उसमें पार्क्स भी हैं, उनके जो लॉन है स्कूलों के, कॉलेजेस के, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के, उसमें लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। टेंट लगा दिए जाए, फर्नीचर वहाँ अवेलेबल है, कमरे वहाँ अवेलेबल है, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं, उनमें सामान रख लें। कम से कम लोगों को वहाँ जाके कंफर्टेबली बैठ जाएं, एक जगह से वो दाखिल हों, दूसरी जगह से लेते हुए सामान निकल जाएं, और जो रश पड़ा हुआ है उससे भी बच जाएंगे। कोई गवर्नमेंट को इजाफी खर्चा नहीं करना पड़ रहा, बिल्डिंग मौजूद है। सही बात, अच्छी तजवीज़ हैं दोनों आपकी तजावीज़ जो हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे ये लगता है कि यूटिलिटी स्टोर्स का मसला ये भी हुआ कि 3-4 दिन से कोई हड़ताल चल रही थी, तो वो उनके मुलाजमीन की, तो वो अब कल ओपन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जब होगा सो होगा। इफ्तिखार मक्सी हैं सखर से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग अवाम के जो मसाइल हैं वो अपने प्रोग्राम के ज़रिए उजागर करते हैं और पहुँचाते हैं आगे तक। मैं आप लोगों के साथ अपना एक जो है वो बिटर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग कोरोना। ओके जी। चंद रोज़ पहले मेरे मामू की डेथ हुई है ड्यू टू कोरोना पॉजिटिव। उनके साथ असल में हुआ यूं कि जब उनकी तबीयत ख़राब होती है उनको सक्कर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सक्कर हॉस्पिटल का जो अमला होता है वो ये कहता है कि यार हमारे पास जो है वो सहूलियात मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम इस पेशेंट को रेफ़र करते हैं गिम्स में, गम्बर्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वहाँ उनको रेफ़र किया जाता है। रेफरल लेटर उनको दिया जाता है और साथ में एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की जाती है। वो एम्बुलेंस उनको वहाँ ले जाती है, गम्बर्ट के हॉस्पिटल के दरवाजे पे छोड़ती है और वापस चली जाती है। जब ये लोग अंदर जाते हैं, कोविड-19 का पेशेंट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, हाई टेम्परेचर है, वहाँ कोई भी डॉक्टर उन्हें एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं था। जब उन्होंने कहा कि भाई हमें यहाँ सक्कर हॉस्पिटल वालों ने भेजा है, ये रेफरल लेटर है, तो उनको जवाब दिया जाता है कि आप लोगों को उन्होंने क्यों भेजा है यहाँ पर। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैं उनके साथ राब्ते में था। मैंने उनसे कहा, अपनी खाला जो मेरे साथ थी उनके पेशेंट के, उनसे कहा कि डॉक्टर से मेरी बात करवा दो। वो कॉल पे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। इन दी एंड ये हुआ कि उन्होंने सैंपल लिया और सैंपल लेके कहा कि अभी आप यहाँ से चले जाओ, अगर आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो आपको धक्के देके निकाल लिया जाएगा। ये वही डॉक्टर्स हैं जिनके लिए हमने पिछले दिन एक डे सेलिब्रेट किया है, ये वही पैरामेडिकल स्टाफ है। आखिरकार वो मजबूर होकर पेशेंट सक्खर आता है, सक्खर की सिविल हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता है। किसी किस्म की कोई फैसिलिटी वहाँ मौजूद नहीं, ना आईसीयू की फैसिलिटी, ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ पूरी रात में उसको लुक आफ्टर करता है। इन दी एंड सुबह के टाइम से 6 बजे मेरे मामू की कॉल आती है मुझे। वो कहते हैं कि यार प्लीज मुझे यहाँ से निकालो,
अदरवाइज मैं मर जाऊंगा। कोई पुरसाने हाल नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, कोई पुरसाने हाल नहीं है पेशेंट्स का। आखिर हम कहाँ जाए? अगर यहीं पर कोई उस एक गरीब और मिडिल क्लास पेशेंट की जगह पर कोई नोटेबल होता, कोई बड़ा आदमी होता, क्या उसके साथ। तो फिर आपके मामू की डेथ कहाँ हुई? मेरे मामू की डेथ सक्खर में हुई, सक्खर सिविल हॉस्पिटल में। वहीं पे हुई? जी वहीं पर हुई। कोई पूछने वाला नहीं। मैं ये गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए। आपने कोई राब्ता किया फिर हायर अप से बाद में? जी मैंने हायर अप से राब्ता किया। मैंने सीएम सिंध का जो कंप्लेंट सेल नंबर है वहाँ पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई। साथ साथ एक मिनिस्टर से भी मेरी बात हुई सिंध गवर्नमेंट के, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनसे भी बात हुई। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप लेटर लिखें। वही जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, लेटर लिख दे। लेटर से क्या होता है? हमारा जो जाने वाला फर्द था वो चला गया। मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाह रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट को कि खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए, उन मेडिकल स्टाफ को उनकी सरदनिश हो, इसके खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इफ्तिखार साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अभी हमारे से बात करने के बाद अगर आप कुछ डिटेल्स जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अगर दे दें, पेशेंट का नाम और जो आप जिस कंप्लेंट का जिक्र कर रहे हैं, अगर उसका कोई नंबर या कोई रेफरेंस नंबर हो, जितनी भी मतलब मालूमात आप दे सकते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकें, अगर हम किसी तरह इस बात को आगे पहुंचा सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। अदरवाइज़ बहुत अफसोस हुआ ये सब कुछ सुना। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट क्लेम भी कर रही थी कि सक्खर में, गम्बट में हमारे पास ये देखते हैं, लेट्स गेट टू द बॉटम ऑफ इट। वेरी सीरियस। जी, कराची ऊपर बैठ के फैसला दे देते हैं ना, लेकिन नीचे ग्राउंड रियलिटी में हो क्या रहा है। और अभी तो देखें एक तरह से इस चीज़ की शुरुआत है ना, ये तो आपने अभी एक स्टोरी सुनी है, कितनी इस तरह की और अच्छा, और प्रेशर इतना है कि ग्राउंड रियलिटीज चेक करने के लिए मॉनिटरिंग का कोई इंतजाम कैसे कौन करेगा? नेक्स्ट कॉलर है हमारे कराची से इम्तियाज़ हुसैन। जी इम्तियाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अल्लाह पाक रमजान की रहमतें नाजिल फरमाए। भाई साहब ने जो बात की 100% दुरुस्त है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जो हमें इमदाद दे रही है, एड दे रही है, वो किसी की शक्ल देख के नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम की शक्ल देख के, परेशानी देख के दे रही है। तो इस पर हक पाकिस्तान के आवाम का हुआ। अभी किसी का स्टेटमेंट आया था कि अस्पतालों में जगह फुल हो जाने की सूरत में हमें सड़कों पे इलाज ना करना पड़े। तो आप तीनों भाई हमारे बहुत मुखलिस हैं, आप बताइए सर कि जो वो पैसे करोड़ों की तादाद में आ रहे, तो इस तरह के स्टेटमेंट देना क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? इससे खौफ भी फैलाया जा रहा है। और सर जितने लड़के रमजानों में किसी शॉपिंग मॉल में, दुकानों पे, ठेले पे, रिक्शे पे, ऊबर पे, बाइके पे, जहाँ जहाँ काम करते थे, तो इन पैसों में से जो बाहर मुल्कों से आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको भी दिया जाए, क्योंकि इनके घर में फाका कशी है और इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। और दूसरी बात कि मीडिया के तमाम चैनल्स को मैं कहता हूँ खुदा रसूल के वास्ते, कराची से बाहर भी जाओ, बदीन जाओ, लाड़काना जाओ, सक्कर जाओ, इस्लाम कोट जाओ, शदादपुर जाओ, वहाँ जाके देखो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पैसों का ज़िया कब और कैसे कैसे हुआ। हम तो कोरोना से अफेक्टिव हो ही रहे अफेक्टिव, मगर हमें बहुत सारे अवामिल भी हैं जो पिछले 72 सालों से ठीक है, बिल्कुल सही है, सही सही। जी इम्तियाज़ भाई, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, अभी तक इंटरनेशनल एड हमारे पास आई नहीं है। और जिस पैसे का आप जिक्र करें, कुछ वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने जो पाकिस्तान के लिए इमदाद दी है, वो डायरेक्टली और वो कैश के लिए वो वेंटिलेटर्स और दूसरी चीज़ें खरीदी जाएंगी, उससे उसमें वक्त लगेगा। ये बहुत फैली हुई है कि इतने पैसे आए हैं और इसने कल बल्कि आपके नॉलेज के लिए बता दूं, कल जो है WHO ने कहा था कि पाकिस्तान को इस वबा से निपटने के लिए फौरी तौर पर तकरीबन $600 मिलियन चाहिए हैं। और आज मेरी हुकूमत में बात हुई वफाकी, उन्होंने भी ये कहा कि अभी तक हमें इंटरनेशनली कोई इमदाद नहीं मिली है। जो $1.4 बिलियन IMF की तरफ से भी आए हैं, वो किसी और मकसद के लिए हैं, आपके कर्ज़े और वो जो दूसरी चीज़ें हैं उनके लिए हैं, उनका कोरोना के फ़ंड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक वक्फ़ा ले लेते हैं।
वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं अब्दुल वहाब साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मेरी तरफ से आप तीनों को सलाम और बहुत बहुत वालेकुम सलाम। सर, मैं जल्दी से एक दो बात आपसे करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये जो हमारे बंगाली दोस्त कम्युनिटी है, इनके बहुत सारे जो CNIC है वो सस्पेंड और ब्लॉक है। वो इसमें एहसास प्रोग्राम में भी नहीं जा सकते, इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में भी नहीं जा सकते। और फिर ये बेचारे ऐसे हैं कि जो भी हमारे यहाँ सो कॉल्ड लॉकडाउन है, बाहर निकलने के लिए शनाख्ती कार्ड भी चाहिए, तो इन सब को कोई पहुंच भी नहीं पा रहा। अगर आप अपने प्रोग्राम में एक दो अल्फाज उनके लिए कह देंगे तो बहुत सारे लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। दूसरी बात मैं आपसे याद करना चाह रहा था कि ये जो एजुकेशन में स्कूलों में 20% डिस्काउंट किया है, जो कि चैलेंज भी हो गया हाई कोर्ट में और अभी चल रहा है, अगर इसमें यूनिवर्सिटीज को भी शामिल कर दिया जाए उनके एक सेमेस्टर फीस में, तो वो भी एक रिलीफ मिल जाएगा लोगों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों पॉइंट इनके बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने डी फैक्टो इनको स्टेटलेस कर दिया है मुस्तैक, लेकिन एहसास प्रोग्राम में भी नहीं जा सकते क्योंकि शनाख्ती कार्ड ही नहीं, इलाज भी नहीं हो सकता, इलाज भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। नारा वाले जो है मेरे ख्याल में जो एलियन की अथॉरिटी है वो नहीं, ग्राउंड पर जो मुझे जो पता लग रहा है ना कि इनको मतलब ये नेट एहसास के नेट में तो नहीं आते ना, जाहिर है, क्योंकि शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। तो ये एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है। इनफैक्ट और लाखों लोग, लाखों लोग हैं। वो बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है पोटेंशियली आपके हाथों में। अलमदार रज़ा हैं हमारे साथ। जी अलमदार साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं पाकिस्तान स्टील मजलूम रिटायर्ड मुलाजमीन नेशनल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान स्टील के तकरीबन 6,225 एम्प्लॉइज हैं, वो 2013 से रिटायर हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और उसमें से इस पर 3,000 कुछ एम्प्लॉइज ने हाई कोर्ट से पिटीशन की थी, और उसके नतीजे में ये हुआ था कि हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया था कि इनको पेमेंट की जाए। अभी लास्ट जो हियरिंग हुई थी 22 फरवरी को, उसके अंदर उन्होंने हुक्म दिया था कि 15 मई तक पेमेंट जो है एम्प्लॉइज को, जो जिनके पिटीशन उनको कर दी जाए। अभी हाल ही में बिल्कुल ECC का जो इजलास हुआ, उसमें 1.30 बिलियन का एक उन्होंने फाइनेंशियल इम्पैक्ट मंजूर किया है इस काम के लिए। तो वो इतना मतलब, और बाकी जो है ये रकम जो है बनती है हमारी तकरीबन 21 अरब रुपए बनती है, जो हमारे तमाम मुलाजमीन के लिए, पाकिस्तान स्टेट के रिटायर्ड मुलाजमीन जो हाई कोर्ट से जिनको वो मिलेगा, और जो ऑलरेडी 3,000 जिन्होंने पिटीशन दायर नहीं की है। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट ने जो अभी मंजूर किया है वो इतना किया है कि 13 बिलियन किया है, और उसको इस तरह सेटल किया है पहले फाइनेंशियल ईयर में उनको जो दिया जाएगा 1 अरब 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और बाकी सेकंड फाइनेंशियल ईयर में दिए जाएंगे, तीसरे साल फिर दिए जाएंगे। यानी ये छोटी सी रकम जो मंजूर की गई है पिटीशनर्स के लिए, ये 3 साल में अदा की जाएगी, जबकि 2013 से लेकर आज समझ लें 2020 हो गई, 7 साल से 1 रुपया किसी को नहीं मिला जो रिटायर एम्प्लॉयज हो चुके हैं, सिवाय चंद बेवाओं के जिनका इंतकाल हो गया है उनके बच्चों। तो ये सूरत ऐसी है सर कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हमारी तरफ से आप अपील करें कि वो पाकिस्तान स्टेट के रिटायर मुलाजमीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा और अपनी ग्रेजुएटी, PF, इनकैशमेंट सबसे अभी तक महरूम है, और वो उसकी अदायगी के लिए के खा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से भी कराची यूनिवर्सिटी में मुलाकात की, मैंने पर्सनल वहाँ गया। इसके अलावा हमने पोर्टल भी बात की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पोर्टल भी बात की। इसके अलावा हमने कई फोरम इस्तेमाल किए, प्रेस क्लब में मुजाहरे भी किए, तमाम मामला कर चुके हैं अब तक, लेकिन कोई सुनाई हो नहीं रही। और पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन जो हैं वो इस वक्त तकरीबन 1,000 मुलाजमीन हमारे जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। जी अलमदार भाई, बिल्कुल बहुत बड़ा एक मसला है, और आप बहरहाल इस मामले में खुशनसीब हैं कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो पाकिस्तान स्टील वाले किसी महंगे लॉयर को हायर करके सुप्रीम कोर्ट नहीं चले गए, जैसा कि नेशनल बैंक या PTCL के पटिशनर्स के साथ हुआ है। तो बिल्कुल यकमुश्त मिलने चाहिए। आपने 7 साल इंतज़ार किया है, लेकिन हुकूमत की शायद इसमें कोई जो है अपनी बजटरी मजबूरियां भी हों। अगर उन्हें सैंक्शन कर दिया है तो इसका मतलब है कि मिल जाएंगे,
मगर यकमुश्त का वो हम चेक कर लेते हैं या किसी को कह देते हैं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। राहिल अशर साहब हैं कराची से। जी राहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो पहले तो आप तीनों भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। दुआ अल्लाह मियां इस मुबारक मुकद्दस महीने में हम सबको अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। मैं 3 बात करूंगा। देखिए जी, पहले इमरान खान साहब ने 14 मई को जो लॉकडाउन कम किया था उसकी फिगर और अब की फिगर देख लीजिए, मतलब जी बिल्कुल 30% लोग इंतकाल कर गए। उन्होंने SOPs की थी। मैं फेज 1 में रहता हूँ। आपको एक मिसाल देता हूँ। जाम सादिक अली ब्रिज से उतरे हैं, रुक्स राउंड अबाउट से आखिरी राउंड अबाउट आता है मानसेरा, वहां तक जाके देखें 70% फैक्ट्री जो है कोई SOP फॉलो नहीं करती। मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। अब मैं उसको क्या बयान करूं कि जी वो किस तरह टेक्सटाइल वाले अपने लोगों को बसों में और वो उसमें वैन्स में भर के लेके आते हैं, किस तरह वो हो रहा है। और इसी तरह ये हाल मस्जिदों का। एक बात बताऊं, जहाँ टीवी का कैमरा गया है, अभी कुछ मस्जिदों में तो तरावी हो रही थी, वहाँ वो साहब कहने लगे कि जी टीवी का कैमरा आ रहा है, आप लोग जरा जो SOP है उसको फॉलो करें, उसके बाद बेशक वहाँ कर लें। तो ये अगर इसी तरह बाबा और फैलेगी तो मेरे नज़र में इसकी जो है जिम्मेदारी वो हुकूमत और इमरान खान पे होगी। एक दूसरी बात, शहबाज गिल साहब ने एक बात की थी जब सिंध के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी ये सिंध गवर्नमेंट की इमाम पे कर रहे हैं। मेरा उनसे सवाल है कि जी KP के और पंजाब के डॉक्टर्स ने भी कर दी, वहाँ तो आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ वो उन्होंने किसकी इमाम पे थी। आखिरी बात करूंगा, पिछली दफा एक कॉलर ने कहा था कि जी आप उनका इंटरव्यू करें जो अफेक्टेड। मैं आपको एक बताऊंगा, उमैर एक लड़का जिसके वालिद पहले विक्टिम थे जिनका कोरोना में कराची से में इंतकाल हुआ। उनकी छोटी सी बात बताऊंगा कि जब उनके वालिद को हुआ तो उनके घर में उनकी वालदा, बहन और भाइयों को अलग अलग कमरे में क्वारंटीन कर दिया। सिविल हॉस्पिटल से कॉल आई कि जी आप किसी को भेजें, मामू को भेजा तो मामू ने कहा जी आपके वालिद का इंतकाल हो गया। वो लेके गए पापोश के कब्रिस्तान में। उन्होंने जिस तरह उस लड़के की जो बात थी कि जी हम टेलीफोन के जरिए एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, मैं अपनी वालदा को, वालदा मुझे बहनों को दे रही थी। इस किस्म के केसेस जो हैं, ज्यादा नहीं 2, 4, 5 केसेस आप मीडिया वाले लोगों को दिखाएं, क्योंकि मैं डिफेंस में रहता हूं। मैंने अपने डिफेंस फेज 1, फेज 2, फेज 4 में कोई नहीं देखा है कि कोई साहब किसी चीज को फॉलो कर रहे हो, मास्क पहने हुए, ग्लव्स पहने हुए हो, लाइन बनी हुई हो, 6 फुट का फासला हो, ये सारी चीज नहीं। मेरी ये 3 बिल्कुल राहिल भाई, बहुत खौफनाक बहुत ज़्यादा मसला है। और ये इटली की अगर आप कहानियाँ पढ़ें या स्पेन की, बहुत खौफनाक हैं कि वहाँ पर भी फैमिली, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को जो आखिरी रसूमात तक में जाने की इजाज़त, तो क्या उनके प्यारों का चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ है। बहुत खौफनाक सूरत हाल। एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। हमूद आलम साहब हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों भाइयों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। वालेकुम सलाम। आपको आपको याद हो, लास्ट वीक भी मैंने आपको कॉल की थी, लकीली दोबारा मुझे कॉल मिल गई। मेरा जो है वो एक ऑब्जर्वेशन अपनी मुझे देनी थी और उसके बाद एक छोटी सी सजेशन आप लोग के लिए, अगर आप उसको एक तो ये है कि हमारे यहाँ पूरा जो है बचपन से जो सारी स्कूलिंग आपकी कॉलेज होती है या इवन मीडिया में जनरल डिस्कोर्स में टोटली एक चीज़ एब्सेंट है कि मार्क्स की क्या आइडियोलॉजी थी, स्पेशली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। तो ये चीज़ टोटली जो है वो मिसिंग है। और जाहिर है वेस्ट में तो इसका कोई चांस नहीं है आजकल के मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से भी, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि थोड़ा सा पॉजिटिवली चाइना को देखा जाता है, तो बहुत जनरल मिसकंसेप्शन ये है कि लादीनियत है, बहुत कुछ नहीं है, या वो इक्वालिटी ऑफ आउटकम और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को मिक्स करते हैं। तो इस सिलसिले में आपसे सजेशन ये थी कि अगर आप लोग चूँकि थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक या ये कि जो मेन स्ट्रीम है उससे हट के भी आप टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो अगर आप कोई एक प्रोग्राम जब आपको टाइम मिले जिसमें ये कि जो मार्क्स की आइडियोलॉजी थी उसमें अगर आप किसी ऐसी पर्सनालिटी को जो कि एक आसान सहल जो है लोगों को एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि आप देखें पिछले 3 दिहाइयों से देख लें या जो भी, चाहे वो बेनज़ीर हों या नवाज शरीफ हों या मुशर्रफ हों या इमरान खान, ये सारे जो हैं वो आपको वही न्यू लिबरल जो है आपके पैकेज जो है
वो पुराना चीज़ जो है वो नए डब्बे में पैकिंग करके दे देते हैं। लेकिन जब तक जो है वो रियल वर्किंग क्लास की बात नहीं होगी, तो एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं डॉक्टर तैमूर रहमान लम्स के प्रोफेसर हैं, अगर आप उन जैसी किसी पर्सनालिटी को बुला सकें और आपके प्रोग्राम की मैं गारंटी करता हूँ जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो है वो अकोमोडेट कर सकें। लेकिन जाहिर है कि ये वबा टले तो फिर इस तरह चीज़ें अभी देखी जा सकती हैं। और दूसरी बात आपने करनी थी, I think that was it. सजेशन थी उसी से मैं आपको कह रहा था कि आप लोगों को वो कोई गाना भी प्ले कर देंगे तो ये कि आपकी रेटिंग की खराब। जी 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 शुक्र है आपने ये नहीं कहा मेरे भाई से बात कर लें। वो द क्या कहते हैं ना, द इंटरनेशनल इंटरनेशनल। अच्छा, आबिद बेग साहब है कराची से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप तीनों को एक तो रमजान की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। अच्छा, मेरे दो बात करनी है मुझे। एक तो ये KFC ने, आपने देखा हो पिछले महीने का मार्च का जो कहा है कि हम बिल आगे आपको लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं देंगे, उन्होंने एवरेज पे बिलिंग की है। जी सर। आप मुझे बताइए कि जब एवरेज पे बिलिंग की हो तो किसी के 250 यूनिट बढ़ा 50 यूनिट बढ़ा के उन्होंने स्लैब भी चेंज कर दिया, जिससे तकरीबन 5-6 हज़ार रुपए का लोगों को फर्क पड़ा। अब ये उसके बाद अप्रैल का महीना आ गया, अप्रैल में गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो जाता, वो उनके 50 यूनिट एडजस्ट नहीं हो सकते, वो मजीद बढ़े चाहेंगे। तो उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये 500 रुपये जो उन्होंने ऊपर सरचार्ज माफ करके उससे बड़ा टीका तो पैसे ही लगा। हेलो अवल, काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं और ये हुआ भी है और यही मेरा ख्याल कहा गया है। आपको पता है मैंने आज बिल पे किया है अप्रैल का, उसमें जो असल बिल आया, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें 588 रुपये आया, ड्यू डेट के बाद 1655 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे। इतना? हाँ, पहले ये होता था कि 588 का वो 600 हो जाता था, 700 हो जाता था। अब ड्यू डेट गुजरने के बाद 3 गुना शाबाश पे करना पड़ेगा। बहुत खूब। लेकिन वो तो चलिए ड्यू डेट की बात है ना, ये तो एवरेज बिलिंग की बात यहाँ पर हो रही है ना, और यकीनन बहुत लोगों की। अच्छा, चूंकि दफ्तर भी बंद है, कंप्लेंट सेंटर भी बंद है, लिहाजा आप जाके उनसे जिरा भी नहीं कर सकते। अच्छा, एवरेज बिलिंग में ऐसा क्यों होता है, जो आपका एवरेज बिल आता है उससे डबल कैसे आ जाता है? मुझे ये इस एवरेज बिलिंग की आज तक समझ नहीं आई कि एवरेज बिल का मतलब है कि आप जितना बिल पे कर रहे हैं उसका एक एवरेज मतलब पिछले साल का टोटल करके 12 से ज़रब कर दें। यही होता है मतलब वो, लेकिन वो ज़रब कर देते हैं उससे 11 महीने का जमा करके फिर उतना ही इस 12वें महीने में। हाँ, तो ये एवरेज, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस। अच्छा चले, बहरहाल अयाज बलोच साहब हैं क्वेटा से। हेलो। ये अयाज भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। मेरी 2 तजावीज़ है। रमज़ान शरीफ मुबारक हो आप लोगों को। आपको भी। एक तो ये है कि ईद आ रही है, इस ईद पे अगर ईद के अखराजात जो करते हैं लोग वो किसी चैरिटी में इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल में सही बात है। बेशक, बिल्कुल ठीक। तो इस चीज़ को अगर आपकी तरफ से एक मैसेज। नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बात है और उम्मीद है बहुत से लोग इस बारे में सोच भी रहे होंगे, जिस तरह ज़कात के बारे में भी बात हुई थी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि आजकल का जदीद दौर है, इज्तिहाद और मुफ्ती साहिबात, ये जो हम तरावी की नमाज के लिए बात कर रहे हैं। हेलो जी 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 सुन रहे जी, तरावी की नमाज के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आजकल लाइव टीवी चैनल या ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए लोग अपने घर पे बैठकर भी वो जो है बाजमात नमाज की जो है वो एहतमाम करा सकते हैं किसी महदूद जगह पे। अगर इस पे कोई मुफ्ती साहिबा गौर करे और ये करे। पीटीवी ने ऐसी ट्रांसमिशन शुरू करने का फैसला किया है। तरावी लाइव आज आ रही थी और वो जो भी घर में उन्हें चाहे तो वो फॉलो करके उस जमात में शरीक हो सकता है। ये तो ऑलरेडी जी हो रहा है। छोड़ दिया, चले एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। मुजीब ज़फ़र साहब हैं हैदराबाद से। जी मुजीब भाई। जी भाई। हेलो हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। साहब आपका टीवी ऑन है सर, टीवी को म्यूट कर दें, बात नहीं होगी हो पाएगी। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मुजीब अब्बर बात करूँ हैदराबाद जी जी जी। चौथी से एक हेल्प लेनी थी आपसे। मेरी मिसेस काफी दिनों से बीमार रहती है, तो मैंने बहुत चक्कर लगाए इधर अस्पताल हैदराबाद के, और मुझे उन्होंने जो है ना ट्रीटमेंट सही नहीं दिया। फिर मैं प्राइवेट में दिखाने लग गया, तो प्राइवेट वालों ने भी मेडिसिन चेंज की, और मैं पेंशनर हूँ इस टाइम, मेरे पास इतनी नहीं है वसीयत कि मैं किसी और को दिखाऊं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं, आवाम की बातें बता रहे हैं किसी को, तो मैंने आपसे हेल्प के लिए कॉल की थी। जी मुजीब भाई, तो आपके तवज्जुह से बात पहुंच गई होगी लोगों को, और अल्लाह आपकी ज़ौजा को सेहतयाब करे। शहजाद रियाज हैं कराची से। जी शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुबारक सर। आपको भी भाई। सर मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बात करना चाहता हूँ। ये समझो मेरा अलमिया नहीं है, मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में सर आए दिन ये वाक़यात हो रहे हैं। सर ये वाक़या मेरे साथ पेश है लास्ट वीक को डिग रोड पे शारे फैसल पुलिस थाने के स्टेशन के सामने। अच्छा। मैं डिग रोड में रहता हूँ, और मैं शारे फैसल से बिल्कुल सही सीन से डिग रोड की तरफ मुड़ते हैं। बाज़ दफ़ा ये बाइक वालों को कट से जाने देते हैं, बाज़ दफ़ा अगले रास्ते से। तो सर मैं वहाँ एक कांस्टेबल से मैंने बात की कि मैं इस रास्ते से जो अगले रास्ते से, तो बहुत अच्छे माहौल में बात हुई, मैंने कोई वायलेशन नहीं की, मैं बिल्कुल सही सीन, मास्क भी लगाया हुआ है, कोई डबल सवारी कुछ नहीं था सर। और सर उस पर सर उधर से ग्राउंड पे डीएसपी गुजरे, अली हसन शेख डीएसपी शारे फैसल है सर। उसने मोबाइल में से बैठे हुए मुझे कहा दफा हो जाओ। मैंने जिस पे एहतजाज किए थे सर, मैं पढ़ा लिखा शहरी हूँ, मैं डबल मास्टर्स हूँ, लॉयर भी हूँ, तो आप मुझे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? जिस पर उन्होंने बेइज्जती समझी, वो मोबाइल से बाहर उतरे और उन्होंने मुझे बहुत ही गंदी बात की गाली दी। और जब मैंने उस पर रिएक्ट किया तो उनके सर सिपाहियों समेत उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझे मोबाइल में डाला, और सर उन्होंने मेरे मुंह पे थूका। डीएसपी अली हसन शेख सर माशाल्लाह 70 स्केल का गजेटेड अफसर है, जो अपने सिविलियन सर जो टैक्स पेयर हैं, मेरे मुंह पे थूका और मुझे थाने में ले गया, और उसने सर बट मार के मुझे जख्मी करके मुझे कोरोना में सर क्रिमिनल के साथ लॉकअप कर दी विदाउट एनी रीजन। जब मैंने एहतजाज किया तो मुझ पर प्रेशर करने लगे कि भाई सुलह कर लो वरना तुम पे FIR काट देंगे। मैं डटा रहा, मैंने कहा मैं सुलह नहीं करूंगा, मैं इसी हालत में बाहर जाऊंगा और सबको बताऊंगा। मेरा मोबाइल उन्होंने छीन लिया था सर, उस पर सर फिर काफी देर घंटे बिठाए रखा मुझे उन्होंने थाने में, मेरा जख्म धुलवा के फिर जाने दिया। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस माशरे में सर सिविलियन की ये इज्जत है क्या? हम सिविलियन जो टैक्स पेयर लोग हैं, 22 करोड़ अवाम है सर, आए दिन हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हमें गालियां दे रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें कूट रहे हैं। सर एक ही दफा हमारे लिए कोई तय कर देना सर, हमारे लिए कोई लाइन खींच दें सर। इस पर काफी मीडिया में भी आया है, मैंने हर फोरम पे उठाया, मैंने कोर्ट से भी रब्ता किया, 22 के तहत FIR कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ सर, वो DIG ईस्ट जो है नोमान सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी नोटिस लिया, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है सर SSP कुरंगी की, उसमें मैं कल वहाँ पेश हुआ सर। 8 घंटे मुसलसल सब सवालात हो रहे हैं सर। हो सकता है ये मसला दब जाए सर, हो सकता है वो अपना पुलिस वाला बच जाए, हो सकता है बाद में कॉम्प्रोमाइज। सर मुझे ये पूछना है कि सर ये हमारा कसूर क्या है? हम सिविलियंस जो है आए दिन अपना रोना रोते हैं, आप लोगों के पास प्रोग्राम में अपने मामलात बताते हैं, आप लोग की सुनते हो, आप लोग डिस्कस करके अफसोस करते हो। सर हम किस लिए पैदा हुए इस पाकिस्तान में? सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब तो जाहिर है कम से कम ये है कि कम से कम इंक्वायरी कमेटी, आप खुशकिस्मत है कि इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है, वरना ये है कि इतना तकल्लुफ। हाँ सही बात है, सही बात है। मैं ख्याल इसलिए क्योंकि ये डटे रहे ना आखिरकार। जी सर। कौन है अगले कॉलर? शिराज शेख कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर शिराज शेख बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर मेरा सवाल ये था कि सिंध गवर्नमेंट असल में दुकानदार जो होता है वो उसके पास कोई पेमेंट वगैरह नहीं होती है अपने पास गले में, वो सिर्फ चलता है सिर्फ जो है ना, यानी कि उस पे यानी कि अपना जो हिसाब किताब होता है वो तो अपने पास रखता नहीं है पैसे। तो इतना लॉकडाउन हो गया उसके बाद जो है कैसे सर वो अपना पूरा करेगा? ना गवर्नमेंट के पास कोई मैकेनिज्म है, ना किसी को राशन पहुंचाने का घर में, ना कोई दूसरा कुछ है। तो सर ये मेरा गवर्नमेंट से सवाल है, तो इससे थोड़ा जो है ना। जी बिल्कुल, और ये जायज़ सवाल है कि छोटे ताजिर बहुत बुरी तरह इस सारी वबा के दौरान मुतासर हुए हैं। अब कुछ दुकानें खोलने की इजाज़त तो मिली है, देखें अल्लाह करे चीज़ों में बेहतरी आए। जी डॉक्टर नसीम खानज़ादा हैं मुल्तान से। जी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सर, मेरा नाम डॉक्टर अकील खानज़ादा है। अदील खानज़ादा, सॉरी जी। हाँ अच्छा सर, अभी जो बात कर रहे थे ना, यहाँ तो लोग आइडियाज चोरी कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं, मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पहला डॉक्टर हूँ जो नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल अमेरिकन अवार्ड हूँ।
मैंने कोरोना वायरस के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए फरवरी से मैंने अपलोड की हुई है सोशल मीडिया पे। और जो मैंने आइडियाज बताए वो सर ये देखें कि डॉक्टर जफर मिर्जा ने 2 अप्रैल को अपना वेबसाइट दी थी, उसके ऊपर मेरे पास ओरिजिनल कॉपी पड़ी है। उसके अंदर से वो जो दूसरे भी प्रोग्राम है ना, वो अब वो डिसीजन मेकिंग करके आ रहे हैं। अब ये एक चीज और चल रही है, लॉकडाउन। अब किसी ने ये बताया आज तक कि लॉकडाउन का मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये है कि हर वायरस का या हर बैक्टीरिया का या कोई भी इन्फेक्शन है, उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसका मतलब ये होता है कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी एंड अपीयरेंस ऑफ साइन सिम्टम। कोरोना वायरस का उन्होंने लिया है 14 दिन। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी को लॉकडाउन तो हो गया कंप्लीट, उन्होंने करवा दिया, पर क्या 13वें दिन उससे इन्फेक्शन दूसरी साइड पर चली गई, तो वो एक आदमी के लिए इंक्यूबेशन पीरियड है 14 दिन, वो पूरी कम्युनिटी के लिए नहीं है 14 दिन। सही बात। पूरे मुल्क के लिए 14 दिन नहीं है। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है इस तरीके से। इसका मतलब ये होता है कि हर आदमी का इंक्यूबेशन पीरियड जब जिस वक्त आपके जिस्म में जरासीम जाएगा तो उसके बाद स्टार्ट होगा। अब मैंने यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम बताया था कि आउटरीच टीम जो है वो 4 चीजों पे मुश्तमिल होती है, क्योंकि मैं ईडीओ हेल्थ भी रहा हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ अब। उसके अंदर सीटीसी सुपरवाइजर, वैक्सीनेटर, LSW और आपकी जो है ये वैक्सीनेटर है, ठीक है ना। अब ये इनके पास एक वैलिड डेटा है आपका हर 200 घरों का, तो इनको इन्होंने क्यों नहीं यूटिलाइज किया, क्यों नहीं मोबिलाइज किया? जब मैंने ये आइडिया दिया तो अब इन्होंने कहा जी हम पंजाब में आउटरीच स्ट्रेटेजी जो टीमें हैं उनको निकाल रहे हैं। इसका मतलब है जो इनोवेटिव आइडियाज देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ये लोग अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए आगे होते हैं। WHO ने और क्या नाम है, मैंने काम किया उनके साथ, पहला डॉक्टर होते हुए मुझे यूनाइटेड नेशन ने, मेरा आपके डॉन अखबार के अंदर और मेरा गूगल के ऊपर नाम है, उन्होंने मुझे फर्स्ट एवर पाकिस्तानी डॉक्टर की हैसियत से नॉमिनेट किया हुआ फॉर रिडक्शन इन IMR MMR, जबकि प्रिवेंशन के अंदर जी। तो हम अपने लोगों की स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमने हर मुल्क की स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज वहाँ ही बनानी होती है कि हम अपना लाइफस्टाइल देखते हैं, अपनी एजुकेशन देखते हैं। आप एक बाहर का आदमी आकर क्या स्ट्रेटेजीज किस तरह बनाएगा, उसे तो यूनियन काउंसिल के BSc को नहीं पता। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि इलाज जो है वो कराना है एलीट क्लास बाहर के मुल्कों में, जो अमीर आदमी है वो प्राइवेट में और हम सरकारी अस्पतालों में, तो फिर बाहर के लोगों को इतना हम गुलामाना दे होंगे कि उनकी स्ट्रेटेजी पॉलिसी से बनवाए हैं। जब हमारे पास पब्लिक हेल्थ हम जैसे मौजूद हैं, हमें क्यों नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, और करना चाहिए पब्लिक हेल्थ कंसल्टिंग कीमती है बिल्कुल। ख्याल में आज के लिए इतना ही, और अब पीर को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।